जर्मनी उन बहुत कम देशों में है जहां एक परिकथा जैसा किला, युद्ध की याद दिलाता स्मारक, दुनिया की सबसे उन्नत फैक्ट्रियों में से एक और पहाड़ों के बीच चुप पड़ी झील, सब एक ही कहानी के हिस्से लगते हैं। थोड़ी देर साथ रहिए, क्योंकि यहां सिर्फ बड़े शहर या इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि ऐसी परतें खुलती हैं जो इस देश को बिल्कुल अलग बना देती हैं। अगर अभी चले गए तो जर्मनी की सबसे बड़ी बात छूट जाएगी। इसकी असली खूबसूरती इमारतों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि इस देश ने खुद को कैसे फिर से खड़ा किया। एक तेज, शांत ट्रेन हरे भरे खेतों के बीच से गुजरती है। दूर छोटे छोटे गांव दिखते हैं, नुकीले चर्च टावर, लाल छतें और ऐसा सुकून जैसे समय यहां धीरे चलता हो। फिर कुछ ही घंटों बाद सब बदल जाता है। कांच की ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, बड़े स्टेशन, कारखाने, बंदरगाह और ऐसे शहर जिनकी दीवारों में इतिहास अभी भी सांस लेता है। जर्मनी खुद को एक ही बार में नहीं दिखाता। ये देश धीरे धीरे खुलता है और हर मोड़ पर नया चेहरा सामने लाता है। यूरोप के बीचों बीच बसा जर्मनी सिर्फ नक्शे पर एक ताकतवर देश नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप को जोड़ने वाली एक धड़कन है। इसका क्षेत्रफल करीब 3,57,000 वर्ग किलोमीटर है, आबादी लगभग 8 करोड़ 40 लाख और इसमें 16 संघीय राज्य शामिल हैं। इसकी सीमाएं फ्रांस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, चेक गणराज्य और डेनमार्क जैसे देशों से मिलती हैं। यानी ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि यूरोप के बीच खड़ा एक चौराहा है। अक्सर बाहर से देखने पर जर्मनी मशीनों, गाड़ियों, अनुशासन और पढ़ाई का देश लगता है। भारत और पाकिस्तान में भी इसका नाम आते ही दिमाग में इंजीनियरिंग, मास्टर्स की पढ़ाई, नौकरी और समय की पाबंदी का ख्याल आता है। लेकिन ये सिर्फ आधी तस्वीर है। दूसरी आधी तस्वीर कहीं ज्यादा नरम, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा इंसानी है। उत्तर की तरफ जाएं तो बंदरगाहों वाली हवा मिलती है। हैम्बर्ग जैसे शहरों में पानी, जहाज, नहरें और व्यापार की लय महसूस होती है। देश के बीचों बीच जंगल, नदी घाटियां और पुराने कस्बे हैं जहां लकड़ी के ढांचे वाले घर आज भी खड़े हैं। और दक्षिण की तरफ बवेरिया और आल्प्स का इलाका, जहां झीलें हैं, बर्फ से ढकी चोटियां हैं और ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यही वही जर्मनी है जिसकी पहचान अक्सर स्टील और उद्योग से की जाती है। राइन, डेन्यूब और एल्बे जैसी नदियां इस देश को सिर्फ काटती नहीं, बल्कि उसे एक लय देती हैं। और यहीं से जर्मनी सचमुच अलग लगने लगता है, क्योंकि इसके शहर एक दूसरे से इतनी अलग कहानियां कहते हैं कि कभी-कभी लगता है जैसे एक देश नहीं, कई देश साथ चल रहे हों। बर्लिन से शुरुआत करें तो ये राजधानी किसी चमकदार पोस्टकार्ड की तरह नहीं, बल्कि एक खुले घाव की तरह सामने आती है, जिसने दर्द भी देखा, बंटवारा भी और फिर खुद को नए सिरे से बनाया भी। ब्रांडनबुर्ग गेट के पास खड़े होकर इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस होता है। बर्लिन की हवा में एक बेचैनी है, एक खुलापन है, एक बहस है। यहाँ संग्रहालय हैं, स्मारक हैं, दीवार के बचे हिस्से हैं, सड़क कला है और हर तरफ एक सवाल, किसी शहर को टूटने के बाद दोबारा कैसे जिया जाता है। एक वक्त था जब यह शहर दीवार से दो हिस्सों में बटा हुआ था। परिवार अलग हो गए थे, रास्ते बंद थे, जिंदगी सीमाओं में फंस गई थी। फिर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी और 1990 में जर्मनी फिर से एक हुआ। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह भावनाओं का विस्फोट था। शायद इसी वजह से बर्लिन आज भी खुद को सजाने से ज्यादा खुद को सच रखने में यकीन करता है। फिर म्यूनिख आता है और माहौल बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ सब कुछ थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित, थोड़ा ज्यादा सलीकेदार और थोड़ा ज्यादा पारंपरिक लगता है। साफ सुथरी सड़कें, बड़े चौक, पुराने गिरजाघर, बवेरियन कपड़े, बियर हॉल और पृष्ठभूमि में आल्प्स की मौजूदगी। बर्लिन जहां सवाल पूछता है, म्यूनिख वहां कहता है। स्थिरता भी एक खूबसूरती है। यहाँ आधुनिक समृद्धि और पुरानी परंपरा एक साथ दिखती हैं। हैम्बर्ग की पहचान अलग है। ये पानी का शहर है,
बंदरगाह का शहर है। यहाँ नहरें हैं, गोदियां हैं, पुरानी समुद्री इमारतें हैं और एक ऐसी चाल है जो व्यापार से बनी है। सुबह की ठंडी हवा में जब जहाज़ों के बीच शहर जागता है तो जर्मनी का समुद्री रूप सामने आता है, चुप, मेहनती और दुनिया से जुड़ा हुआ। कोलोन में पहुंचते ही सबसे पहले उसका विशाल कैथेड्रल नजर पकड़ता है, इतना ऊंचा और भव्य कि शहर की धड़कन उसी के आसपास चलती हुई लगती है। राइन नदी के किनारे बसा ये शहर थोड़ा गर्मजोशी भरा लगता है, बर्लिन की तरह भारी नहीं, म्यूनिख की तरह औपचारिक नहीं। यहाँ त्योहारों, खासकर कार्निवल में जो खुलापन दिखता है वो जर्मनी की उस छवि को बदल देता है जिसमें लोग सिर्फ गंभीर और नियमों में बंधे हुए दिखाई देते हैं। और फिर फ्रैंकफर्ट, ऊंची इमारतें, बैंक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, सूट पहने लोग, तेज रफ्तार कारोबारी दुनिया। ये शहर जर्मनी का आर्थिक चेहरा है। यहाँ स्टेशन के बाहर खड़े होकर आप एक ऐसी ऊर्जा महसूस करते हैं जो लंदन, न्यूयॉर्क या दुबई की याद दिला सकती है। लेकिन इसी शहर में पुराने हिस्से, नदी के किनारे शाम की सैर और छोटे कैफे ये भी बताते हैं कि जर्मनी सिर्फ काम करने की जगह नहीं, जीने की जगह भी है। अगर अभी तक जर्मनी का ये बदलता चेहरा आपको दिलचस्प लग रहा है तो यहीं एक छोटा सा इशारा ठीक रहेगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि आगे जो जर्मनी खुलने वाला है वो शहरों से भी ज्यादा है। और फिर ये देश अपना वो रूप दिखाता है जो ना स्टील जैसा है, ना बिजनेस जैसा, ना खबरों जैसा, बल्कि इतना शांत, इतना कोमल कि जर्मनी की पूरी छवि ही बदल जाती है। दक्षिण में बवेरियन आल्प्स की तरफ बढ़ते ही हवा ठंडी होने लगती है, रास्ते संकरे होते जाते हैं, गांव छोटे होते जाते हैं और पहाड़ पास आने लगते हैं। जुगस्पित्जे, जो जर्मनी की सबसे ऊंची चोटी है, करीब 2962 मीटर ऊंची, सिर्फ एक पर्वत नहीं है। ये उस जर्मनी की याद दिलाती है जिसे बहुत लोग जानते ही नहीं। यहाँ की बर्फ, साफ आसमान और नीचे फैले हरे मैदान एक साथ ऐसे दिखते हैं जैसे किसी पुरानी कहानी की दुनिया हो। कोनिग्सज़े झील के किनारे खड़े होकर जर्मनी को नए तरीके से समझा जा सकता है। पानी इतना शांत कि पहाड़ उसमें पूरे उतर आते हैं। आसपास की खामोशी में बस हवा की सरसराहट, दूर किसी चर्च की घंटी और नाव के हल्के निशान। इस झील के सामने खड़े होकर अक्सर लोगों को यही महसूस होता है कि जर्मनी की ताकत इसकी आवाज में नहीं, इसकी चुप्पी में है। और यही सबसे हैरान करने वाली बात है। ये देश कुछ ही घंटों में औद्योगिक शक्ति से पूर्ण शांति में बदल जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट यानी काला जंगल जर्मनी की दूसरी मशहूर प्राकृतिक पहचान है। घने पेड़, धुंध भरी सुबहें, लकड़ी के घर, घुमावदार सड़कें। ये इलाका उस यूरोप की झलक देता है जहां लोक कथाएं पैदा हुई हों। शायद इसी वजह से जर्मन परिकथाओं की छवि दुनिया भर में इतनी गहरी है। यहाँ का अंधेरा डरावना नहीं, रहस्यमय लगता है। राइन घाटी में चलिए तो कहानी बदलकर मध्ययुगीन हो जाती है। नदी के किनारे अंगूर के बाग, पहाड़ियों पर खड़े किले, छोटे कस्बे, नावें और शाम की रोशनी। ऐसा लगता है जैसे इतिहास और प्रकृति ने यहाँ समझौता कर लिया हो। न्यूश्वानस्टाइन किला, जो दुनिया के सबसे मशहूर किलों में गिना जाता है, कई लोगों के लिए जर्मनी की सबसे पहचानने योग्य तस्वीर है। लेकिन उसे दूर से देखना और उसके आसपास की पहाड़ियों, धुंध और झीलों के बीच महसूस करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां समझ आता है कि इस देश की खूबसूरती पोस्टकार्ड में नहीं समाती। सैक्सन स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय उद्यान में चट्टानें, जंगल और घाटियां जर्मनी का एक और रूप खोलती हैं। वहां पैदल रास्तों पर चलते लोग, साइकिलें, परिवार, बच्चे सब बताते हैं कि प्रकृति यहाँ सिर्फ घूमने की चीज नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। गर्मियों में घास के मैदान, पतझड़ में सुनहरे जंगल, सर्दियों में बर्फ और वसंत में नई हरियाली। जर्मनी मौसमों के साथ हर बार नई तस्वीर बनाता है। लेकिन सबसे गहरी बात शायद ये है कि ये सारी सुंदरता जर्मनी की रोज की जिंदगी से बहुत दूर नहीं है। यहाँ पहाड़ छुट्टियों की चीज नहीं, कई लोगों की साप्ताहिक दिनचर्या है।
झीलें सिर्फ पर्यटन नहीं, परिवारों के लिए आराम की जगह है। जंगल सिर्फ रोमांच नहीं, एक सामाजिक आदत है। यही बात लोगों के बारे में बहुत कुछ बताती है। जर्मनी के लोगों की बात करें तो सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है समय की पाबंदी। ट्रेन कब आएगी, बैठक कब शुरू होगी, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कब है, ये सब यहाँ मजाक का विषय नहीं होता। भारत या पाकिस्तान से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए शुरुआत में ये थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही चीज भरोसा बन जाती है। आपको पता रहता है कि अगर कुछ तय है तो वो होगा। यहाँ निजता की भी बहुत अहमियत है। लोग बिना वजह दखल कम देते हैं। मोहल्ले शांत होते हैं। रात के समय आवाज कम होती है। सार्वजनिक जगहों पर सफाई का स्तर ऐसा है कि पहली बार आने वाला व्यक्ति अक्सर चौंक जाता है। ट्रेन में लोग धीमे बोलते हैं, फोन पर चिल्लाते नहीं, और लाइन तोड़ना यहाँ सामाजिक तौर पर गलत माना जाता है। दक्षिण एशिया के माहौल से आने वालों के लिए ये बदलाव बड़ा होता है। दिल्ली का एक छात्र रोहन, या लाहौर की सना, या कराची का उस्मान, ऐसी कहानियां जर्मनी में बहुत मिलती हैं। शुरू के हफ्तों में सब अजीब लगता है। भाषा मुश्किल, सर्दी लंबी, दफ्तरों की कागजी प्रक्रिया थका देने वाली, हर काम के लिए अपॉइंटमेंट, हर नियम का पालन। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ और दिखाई देता है। बसें समय पर आती हैं, विश्वविद्यालयों में शोध के मौके हैं, अस्पताल व्यवस्थित हैं, सड़कों पर सुरक्षा है, और मेहनत का नतीजा अक्सर साफ दिखता है। भारत और पाकिस्तान से आए छात्र, सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर, शोधकर्ता, डॉक्टर, इंजीनियर और रेस्तरां चलाने वाले लोग अब जर्मनी के सामाजिक ताने बाने का हिस्सा हैं। बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, म्यूनिख, बॉन, स्टुटगार्ट, कई शहरों में भारतीय किराने की दुकानें, पाकिस्तानी खाने के ठिकाने, मसाले, चाय, मिठाइयाँ और त्योहारों की छोटी छोटी महफिलें मिल जाती हैं। दिवाली के कार्यक्रम, ईद की नमाज, होली मिलन, उर्दू और हिंदी की बातचीत, ये सब उस दूरी को थोड़ा कम कर देते हैं जो नए देश में शुरुआत में बहुत बड़ी लगती है। और अगर आपने कभी सोचा है कि पढ़ाई, नौकरी या नई शुरुआत के लिए ऐसा देश कैसा होगा, तो यही वो जगह है जहां ये सफर बहुत निजी हो जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि जर्मनी का कौन सा शहर आपको अपने लिए सबसे सही लगता है। जर्मनी की असली मानवीय गर्माहट उसके खाने और त्योहारों में भी दिखती है। बाहर से देखने पर जर्मन भोजन कई लोगों को सीमित लगता है, लेकिन जब करीब से देखते हैं तो इसमें क्षेत्रीय पहचान, मौसम की समझ और सुकून देने वाली गर्माहट मिलती है। प्रेट्ज़ल, सॉसेज, श्निट्ज़ेल, आलू के अलग अलग पकवान, सैकड़ों तरह की ब्रेड, केक, पेस्ट्री, यहाँ भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, रोजमर्रा की संस्कृति है। सुबह की बेकरी में घुसते ही ताजी रोटी और कॉफी की खुशबू आती है। लोग जल्दी में भी अपनी रोटी चुनते हैं, मिठाई लेते हैं, बैठकर कॉफी पीते हैं। बवेरिया का भोजन राइनलैंड से अलग है, स्वाबिया की शैली अलग है। कहीं आलू ज्यादा, कहीं मांस ज्यादा, कहीं पनीर और पास्ता जैसी स्थानीय चीजें। और हाँ, जो लोग शाकाहारी हैं या हलाल खाना चाहते हैं, उनके लिए भी अब जर्मनी पहले से कहीं आसान हो चुका है। तुर्की, अरब, भारतीय, पाकिस्तानी और दूसरे प्रवासी समुदायों ने यहाँ के खाने को भी बदल दिया है। सर्दियों के क्रिसमस बाजार जर्मनी की संस्कृति का शायद सबसे सुंदर दृश्य है। पत्थर की सड़कों पर रोशनी झिलमिलाती है, लकड़ी के छोटे स्टॉल, दालचीनी और भुने मेवों की खुशबू, हाथ में गर्म पेय लिए लोग, बच्चों की हंसी और कोयर के गीत। उस ठंड में भी जो अपनापन महसूस होता है, वो जर्मनी की औपचारिक छवि को नरम कर देता है। यहाँ लगता है कि नियमों के पीछे भी एक सामुदायिक दिल धड़कता है। म्यूनिख का अक्टूबर फेस्ट दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन उसका अर्थ सिर्फ बियर नहीं है। वो एक क्षेत्रीय गर्व है, लोक संगीत है, पारंपरिक पोशाकें हैं, लेडरहोसन और डिरंडल जैसे कपड़े सिर्फ पर्यटन की चीज नहीं, सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। कोलोन का कार्निवल दूसरी तरह की ऊर्जा देता है, रंग, शोर, हंसी और कुछ दिनों के लिए खुलकर जीने का मौका। लेकिन ठहरिए, जर्मनी की ये सारी सलीकेदार खूबसूरती ऐसे ही नहीं बनी।
इसे समझने के लिए उस इतिहास की ओर देखना पड़ता है जिसे ये देश आज भी अपने साथ लेकर चलता है। जर्मनी की जड़ें बहुत पुरानी हैं। कभी ये पवित्र रोमन साम्राज्य के ढीले ढाले ढांचे का हिस्सा था, फिर लंबे समय तक छोटे छोटे राज्यों में बटा रहा। 1871 में जाकर इसका एकीकरण हुआ। फिर 20वीं सदी ने इस देश को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। प्रथम विश्व युद्ध, फिर द्वितीय विश्व युद्ध, नाजी शासन और हॉलोकॉस्ट। मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में जर्मनी का नाम गहरे दर्ज है। आज के जर्मनी की सबसे खास बात यह नहीं कि वो इन बातों को पीछे छोड़ चुका है, बल्कि यह है कि उसने इन्हें छिपाया नहीं। बर्लिन और दूसरे शहरों में स्मारक, संग्रहालय, दस्तावेज और शिक्षा की व्यवस्था इस बात की गवाही देती है कि याद रखना यहाँ नैतिक जिम्मेदारी है। एक देश अपनी गलती को कैसे स्वीकार करता है, ये जर्मनी को समझने की कुंजी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूर्व और पश्चिम में बंट गया। एक तरफ अलग व्यवस्था, दूसरी तरफ अलग व्यवस्था। बर्लिन की दीवार इस बंटवारे का सबसे ठोस प्रतीक थी। परिवार बिछड़े, जीवन बंट गए और एक ही शहर दो दुनियाओं में बदल गया। फिर जब 1989 में दीवार गिरी तो वो सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं टूटा, एक मानसिक सीमा भी टूटी। 1990 में पुनर्एकीकरण हुआ और एक नया जर्मनी सामने आया। अगर यह हिस्सा आपको भीतर तक छू रहा है कि कोई देश अपने अतीत का सामना करके भी आगे बढ़ सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी कहानियां सिर्फ जानकारी नहीं देती, नजर भी बदल देती हैं। आज का जर्मनी यूरोप और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। कारें, मशीनरी, रसायन, हरित तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाली मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इसकी ताकत है। रेलवे नेटवर्क मजबूत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था भरोसेमंद मानी जाती है। शिक्षा, खासकर तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बहुत सम्मानित है। यहाँ अप्रेंटिसशिप की संस्कृति है, यानी हर कोई सिर्फ डिग्री के पीछे नहीं भागता, हुनर को भी बराबर महत्व दिया जाता है। काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन भी जर्मनी की पहचान है। लोग मेहनत करते हैं, लेकिन खाली समय को भी महत्व देते हैं। रविवार को कई दुकानें बंद मिलेंगी, पार्क भरे होंगे, परिवार साथ समय बिताते दिखेंगे। ये उस समाज की झलक है जो दक्षता चाहता है, लेकिन थकान को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाता। और यही पूरी कहानी पलकती है। जर्मनी सिर्फ वो देश नहीं रह जाता जिसे लोग उसकी ताकत के लिए मानते हैं। ये वो देश बन जाता है जिसे लोग महसूस करते हैं। एक तरफ बर्लिन के स्मारक हैं, जहां पत्थरों की खामोशी बीते अपराधों और बंटवारे की याद दिलाती है। दूसरी तरफ बवेरिया की झीलें हैं, जहां पानी की शांति में जैसे एक नया विश्वास दिखाई देता है। यही विरोधाभास इस देश को इतना गहरा बनाता है। जर्मनी खूबसूरत इसलिए नहीं है कि यहाँ किले हैं, पहाड़ हैं और सुंदर शहर हैं। जर्मनी इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इसने टूटकर भी खुद को सहेजा है। इसने आधुनिकता को अपनाया, लेकिन स्मृति को मिटाया नहीं। इसने अनुशासन बनाया, लेकिन प्रकृति और परंपरा को छोड़ा नहीं। भारत और पाकिस्तान के दर्शकों के लिए जर्मनी सिर्फ विदेश जाने का नाम नहीं है। ये एक सपना भी है, एक चुनौती भी, एक संभावना भी। यहाँ पढ़ाई है, करियर है, सुरक्षा है, व्यवस्था है, लेकिन साथ ही यहाँ अकेलापन भी हो सकता है, भाषा की दीवार भी, सर्दी की लंबी रातें भी। फिर भी बहुत लोग यहाँ अपना रास्ता बना लेते हैं, क्योंकि इस देश में मेहनत का सम्मान है और धीरे धीरे जगह बन ही जाती है। शाम ढल रही है। एक ट्रेन फिर से खेतों के बीच से गुजर रही है। दूर चर्च के टावर धुंधली रोशनी में काले पड़ते जा रहे हैं। किसी घाटी में फैली पीली आखिरी धूप धीरे धीरे बुझ रही है। दिन भर में देखे गए सारे चेहरे, बर्लिन की दीवार, फ्रैंकफर्ट की इमारतें, म्यूनिख की सलीकेदार सड़कें, हैम्बर्ग का पानी, कोलोन की गर्माहट, आल्प्स की ठंडी हवा, कोनिग्सज़े की खामोशी अब अलग अलग नहीं लगते। सब एक ही देश की आवाज बन जाते हैं। एक ऐसा देश जहां किले और फैक्ट्रियां साथ हैं, जहां स्मृति और प्रगति साथ हैं, जहां चुप्पी और गति साथ है। और शायद यही जर्मनी की सबसे बड़ी बात है। ये खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, ये बस
अपने पूरे सच के साथ खड़ा रहता है।